घोनू झा अभी जगे ही थे कि चार नवयुवक उनके घर पहुंचे और घोनू झा के दरवाजे पर दस्तक दी। घोनू झा मन ही मन भुनभुनाई, न जाने कौन आ गया इतनी सवेरे सवेरे। बिस्तर से उतरकर उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा दरवाजे पर चार अजनबी युवक खड़े हैं। देखने से बदहवास से लग रहे युवकों पर घोनू झा ने प्रश्नसूचक दृष्टि डाली और पूछा, क्या बात है? चारों युवकों में से एक युवक ने कहा कि हमें पंडित जी से मिलना है। घोनू झा ने पूछा कि पंडित जी मतलब? घोनू झा? युवक ने कहा कि जी हाँ जी हाँ। घोनू झा ने कहा कि मैं ही हूँ घोनू झा, कहिए क्या काम है मुझसे? इतना सुनना था कि चारों युवक दंडवत की मुद्रा में आ गए। उनके इस अभिवादन से घोनू झा ने इतना तो अवश्य भाप लिया कि ये युवक उनसे कोई सहायता लेने आई हैं। उन्होंने युवकों को अपने कमरे में बुला लिया और उन्हें बैठने के लिए कहकर पूछा कि यदि मैं स्नान ध्यान से निर्वित होकर आप लोगों से बातें करूं तो? युवकों ने विनम्रता से कहा कि जी हाँ पंडित जी, हम लोग प्रतीक्षा कर लेंगे, आप स्नान ध्यान से निर्वित हो लें। थोड़ी देर बाद ही ध्यान स्नान से निर्वित होकर घोनू झा ने युवकों से पूछा कि बताओ भाई, क्या बात है, कहाँ से आई हो और मुझसे क्या चाहते हो? युवकों ने उन्हें बताया कि पंडित जी, हम चारों कवि हैं। हम सब के माता पिता एक हम सब के जो माता पिता हैं हम लोगों को निकुट्ठू समझते हैं। हम लोगों ने सुना था कि मिथिला नरेश कवियों का सम्मान करते हैं, इसलिए हम चारों ने मिलकर एक कविता बनाई और मिथिला नरेश को सुनाने के लिए दरबार में गई। महाराज ने हमें मिलने का अवसर तो दे दिया, मगर कविता सुनने के बाद हमें डांट कर भगा दिया। हम बेहद अपमानित होकर वहाँ से लौट आए। हम लोगों को एक दरबारी ने बताया कि आप भी कवि हैं और जैसी कविता आप करते हैं वैसी ही कविता हमने भी की है। आपकी कविता सुनकर आपको महाराज ने पुरस्कृत किया था, जबकि हमारी कविता सुनकर उन्होंने हमें भाग जाने को कहा। उसी दरबारी ने हमें बताया कि आप ही हमारी कविता का भाव समझ सकते हैं और महाराज को हमारी कविता के गूढ़ अर्थ को समझा सकते हैं। घोनू झा ने युवकों की बात ध्यान से सुनी। जब दरबारी का प्रसंग आया तो वे उत्सुक हुए कि आखिर महाराज के किस दरबारी ने उनके बारे में इन युवकों को जानकारी दी कि वे भी उनकी जैसी ही कविता करते हैं। अपनी उत्सुकता शांत करने के लिए उन्होंने युवकों से पूछा कि वह दरबारी कौन था। युवकों ने बताया कि हमने तो उनका नाम नहीं पूछा। हाँ, वह विचित्र ढंग से पगड़ी बांधे हुए था। पगड़ी से उसकी एक आंख छुपी हुई थी। घोनू झा समझ गए कि इन युवकों को काना नाई ने उनके पास भेजा है। काना नाई महाराज के दरबार में था और उन महत्वाकांक्षी दरबारियों की चौकड़ी में शामिल था जो घोनू झा से मिलते थे तथा उन्हें नीचा दिखाने का कोई अवसर नहीं खोना चाहते थे। घोनू झा समझ गई कि जरूर इन युवकों की कविता में कोई ऐसी बात है जो अशोभनीय है, अन्यथा काना नाई उन्हें इस तरह उत्प्रेरित कर उनके पास नहीं भेजता। उन्होंने युवकों से कहा, मुझे तुम लोग विस्तार से बताओ कि तुम लोगों ने मिलकर कविता कैसे लिखी और तुम्हारी जो कविता है वो क्या है? युवकों में से एक ने कहा, पंडित जी, अब तो कविता पढ़ने का हौसला भी जाता रहा। कहाँ हमने सोचा था कि कविता सुनाने के बाद महाराज से जो इनाम मिलेगा उसे ले जाकर अपने माता पिता को देंगे ताकि वे समझ सकें कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम निकट्ठू नहीं हैं, हमारी भी कोई पहचान है। घोनू झा ने उसे बीच में ही टोक कर कहा, यह सब रहने दो, कविता सुनाओ। तब युवकों में से एक ने कहा, पंडित जी, जब हम लोग महाराज के दरबार के लिए अपने गांव से निकले तो रास्ते में एक गुलर का पेड़ मिला और मैंने एक गुलर पेड़ से टूटकर गिरते देखा। तब कविता की पहली पंक्ति बनाई, पक्कर गुलर गिर गयो। दूसरे युवक ने कहा, और पंडित जी, मैंने राह में एक पीपल के पेड़ से पत्ते तोड़कर ले जाती एक महिला को उसी समय देखा तो अनायास ही मेरे मुंह से यह पंक्ति निकली, लायो पीपर नारी। तीसरे युवक ने कहा कि पंडित जी, मैंने जामुन का एक पेड़ देखा जिस पर अनगिनत जामुन फल लगे हुए थे तो मैंने कविता की तीसरी पंक्ति बनाई, जामुन अंत न पाइयो। अब चौथे युवक की बारी थी। उसने घोनू झा से कहा कि हम लोग थोड़ी देर और आगे बढ़े तो देखा कुछ बच्चे खेलते खेलते झगड़ने लगे। तब मैंने कविता की अंतिम पंक्ति जोड़ी, बरबस ठानो रारी, और इस तरह उनकी कविता पूरी हुई। पक्कर गुलर गिर गयो, लायो पीपर नारी, जामुन अंत न पाइयो, बरबस ठानो रारी। घोनू झा समझ गए कि काना नाई ने उनका उपहास उड़ाने के लिए ही इन युवकों को उनके पास भेजा है। उन्होंने मन ही मन सोचा कि ऐसे तो युवक मूर्ख हैं, किंतु उनके मन में अपने माता पिता को खुश करने की जो इच्छा है, इस इच्छा के कारण ही वे महाराज के दरबार में कविता सुनाने चले गए।
दूसरी तरफ कानानाई उनसे जलता है तथा उनका मजाक उड़ाने के लिए इन युवकों को उनके पास जाने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने मन में ठान लिया कि वे इन जो युवकों को महाराज से पुरस्कार दिलाकर ही रहेंगे। वे अपने साथ उन युवकों को लेकर दरबार में पहुंचे। महाराज ने जब दरबार में युवकों को देखा तो वे आग बबूला हो गए और डांटते हुए बोले, अरे तुम लोग फिर यहाँ आ गए। घोनू झा ने विनम्रतापूर्वक हस्तक्षेप किया, महाराज इन कवियों को मैं लेकर आया हूँ आपके पास। जिस समय घोनू झा यह बात कह रहे थे उस समय उनकी दृष्टि कानानाई पर टिकी हुई थी। घोनू झा ने मुस्कुराते हुए फिर कहा, महाराज मैं तो इन युवकों की चौपाई सुनकर विस्मित सा रह गया। मुझे आश्चर्य है कि इतनी कम उम्र में इन युवकों ने 4 पंक्तियों में संपूर्ण रामायण की रचना कैसे कर ली। अब महाराज के चौंकने की बारी थी। महाराज के मुंह से निकला, संपूर्ण रामायण? जी हाँ महाराज, संपूर्ण रामायण। यदि आप अनुमति दें तो मैं इन युवकों की लघु किंतु महानतम रचना आपको सुनवाऊं, घोनू झा ने महाराज से कहा। महाराज ने अनुमति दे दी। पूरे दरबार में उत्सुकता पैदा हो चुकी थी। युवकों ने बारी बारी से अपनी अपनी रचना दरबार में सुनाई। पक कर गूलर गिर गयो, लायो पीपर नारी, जामुन तन पाइयो, बरबस ठानो रारी। महाराज की समझ में कुछ नहीं आया। तब उन्होंने घोनू झा की ओर देखा। घोनू झा समझ गए कि महाराज उनसे कह रहे हैं कि क्या बकवास कविता है। घोनू झा ने मुखर स्वरों में कहा कि महाराज ये पंक्तियां सामान्य नहीं हैं, इनसे गूढ़ दंपाते ध्वनित हो रही हैं। यह तो राम रावण के युद्ध से लेकर उसके परिणाम तक को रेखांकित करने वाली रचना है। पक कर गूलर गिर गयो वस्तुतः रावण की पत्नी मंदोदरी का विलाप है। करुण रस का ऐसा वर्णन किसी अन्य पंक्ति में कहाँ। इस पंक्ति में कवि कहता है कि संपूर्ण सोने की लंका जो रावण के अभिमान का प्रतीक थी, पक्के गूलर की तरह धराशायी हो गई। लायो पी पर नारी, मंदोदरी के रुदन में यह ध्वनित होता है कि पी यानी मंदोदरी का पिया, पति अर्थात रावण, पर नारी अर्थात राम की पत्नी सीता को ले आया, जिसके कारण लंका का विनाश हुआ। जा मन अंत न पाइयों में भगवान श्री राम का यशोगान है कि हे मन, राम तो भगवान हैं, अनंत हैं, उनके सामर्थ्य को भला कैसे जाना जा सकता है। और महाराज कविता की अंतिम पंक्ति का अर्थ तो अब बिल्कुल साफ हो गया है कि मंदोदरी विलाप करते हुए कहती है कि जिस परमेश्वर राम के मन की शक्ति की था कोई नहीं ले सकता, उससे उसके पति रावण ने बरबस दुश्मनी मोल ले ली, जिसका नतीजा हुआ कि वह आज अपने समस्त ऐश्वर्य के साथ ध्वस्त हो गया। महाराज उस कविता से तो नहीं बल्कि घोनू झा द्वारा बताई गई विद्वतापूर्ण विवेचना से प्रभावित हुए। उन्होंने यह भी समझ लिया कि घोनू झा इन युवकों की मदद करना चाहते हैं। इसका अर्थ है कि उन्होंने इन युवकों में कोई अच्छी बात जरूर देखी है, अन्यथा वे इन्हें लेकर दरबार में नहीं आते। ऐसा विचार कर महाराज ने युवकों को इनाम दिया। इनाम पाकर चारों युवक प्रसन्न हुए और दरबार से विदा होते हुए समय इन युवकों ने जब घोनू झा का चरण स्पर्श किया तब घोनू झा ने आशीष देने की शैली में कहा कि जाओ, इनाम में मिली धनराशि अपने माता पिता को देकर प्रसन्न करो। अब घर जाकर कुछ काम की बातें सीखो, कविता से रोजी रोटी नहीं मिलती। युवकों के जाने के बाद घोनू झा ने कानानाई की तरफ भरपूर दृष्टि डाली और मुस्कुराते हुए अपने आसन पर विराजमान हो गई।